हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ये आपका एक छोटा सा जीके का टेस्ट है जिसमें हम आपसे 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। इस टेस्ट से आपका जीके का टेस्ट भी हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखो डियर, मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछा जाता है, रिपीटेशन उसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत सेलेक्टिव करके लेकर आता हूँ, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 4A में। किसमें डियर? 4A में, ठीक है। मूल कर्तव्य जब संविधान में शामिल हुआ था तो 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। क्लियर है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4A, भाग 4A, ठीक है, ये भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। प्रेजेंट में कितने हैं? 11 है। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य ये आपका 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें एक आपका मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। और प्रेजेंट में अगर मूल कर्तव्य कभी पूछे आपसे वर्तमान में कितना है तो 11 है, ठीक है। लेकिन जब संविधान में शामिल हुआ था तो 10 मूल कर्तव्य शामिल थे। हमें अपने मूल अधिकार पता होते हैं, ठीक है, हमारे राइट्स क्या है वो हमें पता होता है, लेकिन देश के प्रति, कंट्री के प्रति हमारा क्या मूल कर्तव्य होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी हमें पता होना चाहिए 11 के 11 मूल कर्तव्य क्या होते हैं। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तराइन का प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ा गया था? आपका करेक्ट आंसर बनेगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। देखो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन जस्ट एक साल के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और हारने का एक रीजन और था कि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेमिका थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान प्यार करते थे, वो थे संयोगिता। अब संयोगिता कौन थी? ये राजा जयचंद के बेटी थी। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर हो रहा था, राजा जयचंद की पुत्री हैं संयोगिता, उनका स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान उनको भगा के ले गए थे, ऐसा इतिहासकार का मानना है, ठीक है। काफ़ी बुक्स में, इतिहास की काफ़ी बुक्स में ये चीज़ें सम्मिलित किया गया है। तो राजा जयचंद थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। जब सेकेंड बार युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे थे तो उन्होंने हेल्प भी मांगा था, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी के साथ उन्होंने ऐसा किया था तो उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उन्होंने, जयचंद जो राजा थे, इन्होंने हेल्प नहीं की। अब जब हेल्प नहीं किया तो पृथ्वीराज चौहान तो हार ही गए। उसके बाद 1194 ईस्वी में राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी परास्त कर देता है। कौन सा युद्ध होता है वो? उस युद्ध को बोलते हैं चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। मतलब चंदावर के युद्ध में 1194 की बात है, जयचंद हार जाता है मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो ये था पूरी हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नव जागरण का जनक कहते हैं राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय का जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ओके। और एक इम्पोर्टेंट डाटा और याद रखना है आपको कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की यह एक धार्मिक
समाज सुधारक थे, ठीक है, राजा राम मोहन है, धार्मिक सुधारक भी थे, ठीक है, धर्म समाज और समाज सुधारक माने जाते हैं, और भारतीय नवजागरण के जनक तो कहे जाते हैं, तो वो तो आपको याद रखना ही है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसको आलोचना किया था, किसने आलोचना किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके डियर, नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आपका राइट आंसर बनेगा 61वां संविधान संशोधन 1988। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो वोट करने का राइट्स था, मतदान करने का राइट्स था, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के संशोधन करते हुए ऐसा किया गया। तो कभी कोई क्वेश्चन ये भी बनेगा कि किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 326 में यह संशोधन किया गया था, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित था। नेक्स्ट, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। क्या कहते हैं इसको? ब्राज़ील धारा के पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और इसको कहा जाता है डियर दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध कहाँ पहुँचे थे? सारनाथ पहुँचे थे। तो बोध गया से ऐसे याद कर सकते हो कि बुद्ध बोध गया से चलकर सारनाथ पहुँचे, और वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और इस उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। थोड़ा सा एरर लिख दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, काफ़ी पूछेगा, ठीक है। और प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर है? नेक्स्ट, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो टोडा लोग होते हैं वो टोडा जो लोग होते हैं वो तमिलनाडु के पृथक नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से देहाती समुदाय होते हैं। तो यह एक आपका समुदाय होता है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से समुदाय होता है, और इन्हीं की जनजातियों को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो टोडा समुदाय की ज़मीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको निकल के आ रहा है कि जो नीलगिरी पठार है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद कीजिएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति आवश्यक भरनी होती है, तो कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति के जो रिक्त पद है उसको भर देना चाहिए? तो ऐसा बोला गया है संविधान आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 62, तो अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या कोई भी अन्य कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो किसी भी कंडीशन में 6 माह के भीतर उसको फिल करना होता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको फिल करना होता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट बन जाता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 62 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, कौन सी स्थानिक जाति है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखो मालाबार ग्रे हार्नबिल पक्षी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट की स्थानीय ये आपकी है, ठीक है। तो हार्नबिल बोल सकते हैं, हार्नबिल इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एग्जामिनेशंस में रिपीट हुआ है कई बार। ये जो पक्षी है ना मुख्यतः घने जंगलों और रबर या कॉफ़ी के बागानों में पाए जाते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट करते हैं, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं ही इसको कई बार अपने सेट में रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो भारत में कर्क रेखा जो है वो आपका कितने राज्यों से गुजरता है, तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। तो भैया उड़ीसा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है ही नहीं, तो ठीक है, तो ये तो गलत है। ये बाकी आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये आपका करेक्ट है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से। तो कहाँ से गुजरती है वो मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट था, तो वो याद रखिएगा। बर्मिंघम पैलेस जो है वो कहाँ पर है, देखो ऐसा क्वेश्चन तो एक पूछेगा ही। और ये जो पैलेस है वो आपका लंदन में है, लंदन में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये तो बात सत्य है ना। यह किस राज्य में है, ये पूछ रहा है दरअसल। देखो जो चिल्का झील है ना ये आपका उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। कौन से स्टेट में डियर, उड़ीसा स्टेट में। काफ़ी ये खारे पानी की झील इसको बोलते हैं, ठीक है, चिल्का झील। ओके क्लियर है डियर। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं है, मतलब पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है, तो यह आपका है कोरोमंडल। ऑप्शन सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए मूव करें। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व है, जैव रिजर्व नहीं है, ठीक है, जैव रिजर्व नहीं है। करेक्ट आंसर बनेगा क्रोंकड़। कौन सा बनेगा डियर, क्रोंकड़। देखो भारत सरकार ने 8 जैव रिजर्व की स्थापना किया है। कितना, 18 जैव रिजर्व इस्टेब्लिश किया है, जिसमें से आपका मानस असम में है 1988 में। ये कहाँ पर है, असम, ठीक है, असम में है। दिहांग दिबांग ये कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एपी अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो आपकी मन्नार की खाड़ी है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु, TN लिख देते हैं, समझना। तमिलनाडु ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका असम में, ठीक है। भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन्य जीव संरक्षण ये लागू हुआ था 1972, ठीक है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डबल स्टार के साथ याद कीजिए। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है, कंचनजंगा। टोटल लेंथ कितनी है, 8598 मीटर, 8598 मीटर। ये आपका सिक्किम, देखो नेपाल और सिक्किम में पड़ता है, ये नेपाल और सिक्किम, ठीक है, नेपाल और सिक्किम में स्थित है। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। किसने संपादित निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया था, दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने किया था।
ओके डियर्स, याद रखिएगा। संपादित निष्कासन, संपत्ति निष्कासन, ओके, संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या वकालत किया था दादाभाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इजी क्वेश्चंस। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885, ठीक है, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। दादाभाई नौरोजी के सुझाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था? एओम ह्यूम ने, एओम ह्यूम, ओके, एओम ह्यूम ने किया था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया था, स्थापना। ये आपका लास्ट, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था। खालसा तो सिख के 10वें गुरु थे, सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद, तो गुरु गोविंद ने सिख पंथ की स्थापना, मतलब खालसा पंथ की स्थापना की था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो फिनिश होता है आपका 20 क्वेश्चंस। आपने अगर टेस्ट लगाया होगा तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, और आउट ऑफ 20 में आपका कितना करेक्ट होता है ये आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।